हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। तो भाई आज की ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस नंबर लाना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका सपना है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस नंबर यानी 95 प्लस स्कोर करें, तो भैया आपको 95 प्लस लाने के लिए आपको सबसे पहले जो मॉडल पेपर होते हैं ना उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ विज्ञान का 2026 का ऐसा मॉडल पेपर जिसके क्वेश्चंस अगर आप लगा करके जाते हो ना बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो कोई भी पेपर हो आपका क्लास 10 का या फिर क्लास 12 का, तो भैया 3 घंटे 15 मिनट इसके लिए आपको समय दिया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं पूर्णांक की, तो ये टोटल 70 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यह होती है कि भैया इसमें 15 मिनट जो आपके होते हैं ना, ये 15 मिनट इसमें आपको ये जो क्वेश्चंस पेपर होता है ना पूरा एग्जाम में पढ़ना है जा करके। ठीक है, यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डाल देंगे पेपर में और यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो आगे आपके इस पेपर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस, यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ तो यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। और ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 अंक के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के टोटल? ये आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के आते हैं। और ये 20 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को नोट करना है और हर एक क्वेश्चन को आपको घर पर लगाना है जा करके। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो खंड दे रखा है ना स्टूडेंट, ये हम लोगों का है उपखंड का। ठीक है, तो उपखंड का में आपकी क्या पूछी गई है? तो आप सभी बताएंगे कि भैया जी यहाँ पर हमारी जो है फिजिक्स पूछी गई है। क्या पूछी गई है? फिजिक्स। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है भाई, ये किसका क्वेश्चन है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यानी उपखंड का में क्या पूछा गया है? तो उपखंड का में फिजिक्स हमारी पूछी गई है। ठीक है, ऐसे ही आपको जो शुरुआत के जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना पेपर में, तो उन 15 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें पता करनी है कि फिजिक्स कहाँ पूछी गई है, केमिस्ट्री कहाँ पूछी गई है और आपकी बायो कहाँ पूछी गई है। ठीक है, तो उपखंड का में फिजिक्स पूछी गई है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी मतलब कि कौन सी ऐसी किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है? कि कौन सी ऐसी परत होती है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ओजोन परत। यानी कि भाई आप लोगों की जो ओजोन परत होती है, ये क्या करती है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, और इस किरणों को आने से रोकती है ओजोन परत। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि यदि एक विद्युत बल्ब पर, ठीक है, यदि एक कोई हमारे पास विद्युत बल्ब है और जिस पर अगर मैं बात करता हूं तो 12 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है और इसमें 30 वाट, यानी ये जो बल्ब हमारा ये 30 वाट का है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? ठीक है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो सिंपल से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं ना, तो देखिए, सबसे पहले ये जो प्रश्न हम लोगों का है ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा आसान आपसे पूछा गया है। 1 नंबर में हमारा ये न्यूमेरिकल आया है, तो काफ़ी आसान है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए फार्मूला आपका लगेगा P = V × I। इस फार्मूले को भाई आप सभी लोग याद कर लेना। इस फार्मूले से क्या करने वाले हैं, तो इस फार्मूले से हम ये वाला न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर P बराबर को देखूं तो P बराबर हम लोगों का क्या दे रखा है? 12 वोल्ट। P बराबर 12 वोल्ट दे रखा है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ P बराबर हम लोगों का 30 वाट दे रखा है। P बराबर 30 वाट दे रखा है
और V बराबर हम लोगों का 12 वोल्ट दे रखा है। इसके अलावा हमको जो ज्ञात करना है वो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है, यानी अगर मैं बात करूँ तो हमको I की जो वैल्यू है ये फाइंड करनी है। तो सिंपल है एकदम। इसके लिए जो फार्मूला आप लोगों को है ये वाला लगाना है। तो P बराबर हम लोगों का दे रखा है 30, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ V बराबर 12 दे रखा है, इंटू में I। अगर मैं इस 12 को भाग में भेजूंगा तो I बराबर आपका हो जाएगा 30/12, ठीक है। अगर मैं काटूंगा तो 2 छंग 12 और ये आपका 15 से कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। 2 से काटेंगे तो ये आपका 2.5 आ जाएगा। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूँ तो I बराबर आप लोगों का यहाँ से निकलेगा 2.5। I बराबर क्या निकलेगा 2.5। तो ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाने वाला है। तो I बराबर 2.5 जो होगा एम्पियर हमारी धारा निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग इसको सही लगा लेंगे। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है। और हाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ, ठीक है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थित रखते हुए, अब देखिए स्थिर लिखना होगा यहाँ पर, स्थित नहीं स्थिर। तो किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, तिगुना, प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है। परिपथ में धारा हो जाएगी। तो बताना है कि परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, यानी किसी परिपथ में लगे विभवांतर V को, ठीक है, स्थिर रख दें और हम लोग क्या कर दें, परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए, ठीक है। यानी परिपथ का जो प्रतिरोध R है इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग तिगुना कर दें, ठीक है, तिगुना कर दें और विभवांतर V को हम लोग बराबर उतना ही रहने दें। तो ऐसे कंडीशन में जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में जो हमारी धारा होगी वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मेरे हिसाब से 1/4 धारा हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। चलिए भैया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य जो होता है श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी जो सूर्य होता है वो हमारा श्वेताभ प्रतीत कब होता है, वो किस समय होता है श्वेताभ प्रतीत। तो इसके लिए आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर हमारा दोपहर के समय। दोपहर के समय क्या होता है, जो हमारा सूर्य होता है ना, सूर्य ये हमारा श्वेताभ यानी श्वेताभ होता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा चमकता है, यानी इसकी चमक इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपनी आँखों से सूर्य को देख भी नहीं सकते हो दोपहर के समय में, ठीक है। फिर वो चाहे आपका सर्दी का मौसम हो या फिर आपके गर्मियों का मौसम हो, ठीक है। तो किसी भी मौसम में आप लोग दोपहर के समय में सूर्य को अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है, श्वेताभ इतना ज़्यादा होता है कि आप अपनी आँखों से सूर्य को नहीं देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि जो पराग कण होते हैं किससे निर्मित होते हैं। मेनली अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पराग कण होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पराग कण जो होते हैं स्टूडेंट आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, पराग कोश में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर दे रखी है। इसकी अगर मैं क्षमता की बात करता हूं कि इसकी क्षमता होगी तो वो आपको बताना है, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है केवल, ठीक है। तो एक अवतल लेंस, एक हमारा क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है, एक अवतल लेंस हमारा है जिसकी फोकस दूरी हमको 5 मीटर दे रखी है। इसकी क्षमता क्या होगी वो बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बड़े ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन हम लोगों का 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर में क्वेश्चन में हमसे क्षमता पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, क्षमता। तो देखिए क्षमता को निकालने का एक फार्मूला होता है D बराबर, ठीक है, D बराबर में 1/f, ठीक है। ये हमारा f अगर मीटर में दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई,
100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो डी बराबर एफ बराबर हमारा 5 मीटर दे रखा है, तो डी इज इक्वल टू 1/5। अब ये तो हमारा मीटर में दे रखा है ना, तो इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। तो जब सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा भाई, 1/500 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 500, ठीक है, 1/500 आ जाएगा। और ऊपर आपका क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर है। यहाँ पर मीटर था, यहाँ पर मीटर था, तो सेंटीमीटर में दोनों चीज़ों को बदल लिया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हालांकि अब आपका वही जाएगा 1/5, तो आप चाहे इसको भी ले सकते हो या फिर आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है, आपका चॉइस। अब देखो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, तो यानी सिंपल कहें तो डी बराबर हम लोगों का निकलेगा 0.2 डायोप्टर। 0.2 डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है ये क्षमता का क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। डायोप्टर किसका मात्रक होता है, ये डायोप्टर जो आप लोगों का दे रखा है, डायोप्टर, ठीक है स्टूडेंट। ये जो डायोप्टर होता है ये भाई साहब आप लोगों का क्षमता का मात्रक होता है। तो ये सीधा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। तो डी बराबर 0.2 डायोप्टर हमारा यहाँ से सही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो आंसर नंबर हमारा ए बराबर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो आपको क्या करना है कि परावर्तन जो हमारा कोण है, ठीक है, परावर्तन जो कोण है, ठीक है, इस कोण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। परावर्तन कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सभी कभी, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको समझने का प्रयास करना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी ये आपका मुख्य अक्ष हो जाता है, ठीक है, और ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। मान लो ये वस्तु है, ठीक है, ये आपकी वस्तु है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र, ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, यानी जब भी कभी किसी वस्तु की प्रकाश किरण, ठीक है, जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो जो कोण हमारा आई होता है, ये कोण आई हमारा क्या होता है, आपतन कोण। ये कौन सा कोण होता है, आपतन कोण, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ जो कोण आर होता है ये आपस में बराबर होता है, और ये जो आर हमारा होता है ना ये आपका अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। 1 मिनट, परावर्तन कोण, सॉरी, परावर्तन कोण होता है, ठीक है, परावर्तन कोण। तो ये जो हमारा आपतन कोण आई होता है, ये परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होता है, और इन दोनों की ही वैल्यू 0 डिग्री के बराबर में होती है, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करता हूँ तो आंसर जो हमारा सही हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और आप लोगों का अपवर्तन कोण है उसका मान भी आपका 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे ना, ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे, और आपने देखा कि किस किस तरीके के फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई अब आप लोगों को हम बताने वाले हैं अगला आप लोगों का जो भाग रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगला भाग आप लोगों को खा नंबर है, ठीक है, अगला भाग खा नंबर है। और इस खा नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इस खा नंबर में देखिए आपका क्या पूछा गया है। तो अगर आप नज़र डालेंगे ना तो पुष्प आ गया, ठीक है, और मस्तिष्क आ गया। तो यानी ये जो हमारा भाग है ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना उसमें आपको पता कर लेनी है कि बायोलॉजी कहाँ पूछी गई है, फिजिक्स कहाँ पूछी गई है, और आपकी केमिस्ट्री कहाँ पूछी गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन से पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। तो ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसमें जो हमारे पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। कैसे, एक लिंगी पुष्प किसमें होते हैं, तो वो आप लोगों का जो पौधा होता है वो मटर का पौधा होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखना कि जो मटर का पौधा होता है ये एक लिंगी पौधा होता है। इसी वजह से जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। तो देखिए जो मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क जो भाग होता है ना ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन जो आपको एक नंबर के पूछे गए हैं ना इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये बायोलॉजी, ठीक है, ये बायोलॉजी के आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए भैया अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग और आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मनुष्य के हृदय की अगर मैं बात करता हूं, किसकी, मनुष्य के हृदय की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके कोष्ठों की जो संख्या होती है कितनी होती है, इसके कोष्ठों की संख्या टोटल 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 4 होती है। तो आंसर नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट कि मनुष्य में जो वृक्क होता है ये किस तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। मतलब मेनली इस क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा वृक्क होता है ये किस तंत्र का भाग होता है, पोषण का होता है कि श्वसन का होता है कि उत्सर्जन का होता है कि परिवहन का होता है। तो वृक्क जो होता है ना ये आपका संबंधित होता है उत्सर्जन से। ठीक है, तो आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को जो हम लोगों का जो शुद्ध रुधिर होता है ना, शरीर में जो शुद्ध रुधिर पाया जाता है, दो तरीके के रुधिर होते हैं। एक तो अशुद्ध होता है जो कि नीले कलर का होता है, जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है जो हर बार आपके चोट लगने पर निकलता है वो लाल कलर का शुद्ध रुधिर होता है। तो ये जो शुद्ध रुधिर होता है ये शुद्ध नहीं होता है बल्कि इसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जब ये शुद्ध होकर आता है ना तो ये विभिन्न भागों तक इसको कौन पहुंचाता है। ठीक है, अशुद्ध रुधिर जब शुद्ध में परिवर्तित हो जाता है तो इसको विभिन्न भागों तक पहुंचाती है महाधमनी। तो ये वाला ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन, महाधमनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताइएगा क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा कि निम्न में कौन सा विटामिन जो होता है, कौन सा विटामिन का जोड़ा जल में घुलनशील होता है। मतलब जोड़ा आपको बताना है, ऐसा कौन सा जोड़ा है इन चारों ऑप्शन में से जो जल के साथ घुल जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ विटामिन बी की और अगर मैं बात करता हूँ विटामिन सी की, तो ये दोनों ही कैसे विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जल के साथ कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल लगभग 6 क्वेश्चन जो आपके लिए गए हैं ना ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का है, तो आपको बड़े ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। और आज के आज ही इन 20 प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स रखे हुए हैं, बस आपको तैयार करके एकदम जाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन अब हमारे पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला उपखंड गा है और देखिए गा में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपकी जो पूछी गई है वो केमिस्ट्री पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछी गई, तो यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री पूछी गई है। चलिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 14 नंबर क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्षारकीय विलयन में पीएच मान होता है। यानी भैया जो क्षारकीय विलयन होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो क्षारकीय वैल्यू का जो पीएच मान मैं आपको बताता हूँ। देखिए 7 से, ठीक है 7 से अगर चीज़ें अगर 7 से कम है मान, ठीक है अगर 7 से मान कम है तो उस विलयन का पीएच मान कैसा होगा, वो हमारा विलयन जो होगा अम्लीय होगा। कैसा विलयन होगा, अम्लीय होगा। इस बात को आप याद रखना। इसके बाद अगर 7 से कैसा है, अधिक है, 7 से कैसा है, अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारकीय या फिर क्षारीय। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछ रहा है, तो क्षारकीय विलयन का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सभी बताएंगे कि 7 से अधिक हमारा क्षारकीय विलयन का पीएच वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आसान से क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े हवा टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, सरल क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो मैंने इस मॉडल पेपर में मैं आपको देता हूँ। जो भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखता है ना उसको वो क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसको पूरा पेपर का नॉलेज मिल जाता है। और इसी वजह से इस मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप 95+ इजीली ला सकते हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर अगर आप अपनी नज़रों को डालेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमसे कह रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या कहते हैं, पीओपी। तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट पीओपी बोलते हैं
और हम भी इसको पीओपी ही बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 16 को आप नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को नोट करेंगे। कह रहा है कि जो जल होता है इसको जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है, यानी जल को हम लोग जीवाणु रहित करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में लेते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं कि बड़े से बड़े स्विमिंग पूल, पानी की टंकी में जब पानी अशुद्ध हो जाता है ना, जब इसमें जीवाणु पड़ जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को मिला करके पानी को शुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे पानी हमारा बर्बाद भी नहीं होता है और पानी स्वच्छ भी हो जाता है, जिसको हम लोग पी तो नहीं सकते हैं लेकिन इसको हम लोग अपने शरीर के लिए इसको स्नान के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, किसी को कह सकते हो कि किसी भी जानवर को नहलाना है, स्नान करवाना है उसको, तो उसके लिए हम ऐसे पानी को उपयोग में लाते हैं। तो पानी को शुद्ध करने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमसे 16 फिर से पूछ रहा है क्या? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रिंटिंग मास्टर से, ठीक है, यहाँ पर मॉडल पेपर जो हमारे बनाए जाते हैं ना, इनमें मिस्टेक हो गई है और इस क्वेश्चन को आप लोग हटाना मत, बल्कि इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना एक्स्ट्रा के रूप में, कि हमारा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया जिसको हम तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारे 21 क्वेश्चन मतलब रहने वाले हैं, इसमें 20 की जगह 21 हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की फ्लाइंग पिन, लोहे की कोई फ्लाइंग पिन है जिसको जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त है? ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप देखिए और कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन क्या रहने वाला, मैं आपको बताता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों का जो सही ऑप्शन हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, जिंक की हम लोग क्या करते हैं, परत को चढ़ा करके जंग से लोहे को बचाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि प्रोपेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रोपेनॉल की, तो प्रोपेनॉल में हमारे टोटल कार्बन कितने होते हैं? टोटल 3 कार्बन होते हैं। और जब भी कभी 3 कार्बन हो और उससे कह दे कि आपको ऑल का मतलब क्या होता है पता है? ऑल का मतलब होता है एल्कोहल, ऑल का मतलब होता है एल्कोहल, और एल्कोहल में लास्ट में क्या आता है? OH आता है। ठीक है, सिंपल से हो गया। अब इसके फार्मूले की अगर मैं बात करता हूँ रासायनिक सूत्र की, तो ये होता है C3H7 कर दो और सिंगल बॉन्ड में OH लगा दो, तो ये फार्मूला बन जाता है मेथेनॉल का, सॉरी प्रोपेनॉल का। ठीक है, मेथे का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोपेनॉल का मतलब होता है 3 कार्बन। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे ना, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी C3H7OH जो है प्रोपेनॉल का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त है? देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन में जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि संतृप्त क्या होता है, ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए कि असंतृप्त क्या होता है, तो संतृप्त का कॉन्सेप्ट होता है कि भैया कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए बस, और असंतृप्त का मतलब होता है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होने चाहिए, हो सकते हैं। ठीक है, तो असंतृप्त के लिए ये 2 केसेस होते हैं और केवल संतृप्त के लिए ये 2 केस होता है। तो एथेन में जो होता है ये डबल कार्बन से मिलकर बनता है, एथिलीन जो होता है ये 3 कार्बन से मिलकर बनता है, मेथेन भी हमारा डबल कार्बन से मिलकर बनता है। 1 मिनट, मेथेन, एथेन कौन सा संतृप्त कार्बनिक यौगिक? 1 मिनट, यहाँ पर हमारा ये भी अगर मैं बात करता हूँ एथेन, एथीन, एथाइन, तो ये भी हमारा 1 मिनट, इसको आप एथीन कर लो, इसको आप मेथीन कर लो। तो जब हम इसको एथीन मेथीन करेंगे ना, तब डबल कार्बन यहाँ पर आएंगे और इसमें 3 कार्बन आएंगे। लेकिन जो हमारा एथिल अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल, इसमें क्या है भाई? इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एथिल अल्कोहल में C2 यानी डबल कार्बन आ रहे हैं। कैसे कार्बन आ रहे हैं? डबल कार्बन आ रहे हैं। तो C2H5OH, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब एथिल अल्कोहल जो है ना, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें डबल बॉन्डिंग नहीं होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है एथिल अल्कोहल में। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, कह रहा है कि क्लोरीन जो अणु होता है इसमें उपस्थित जो हमारा आबंध होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें जो उपस्थित आबंध होता है ना, याद कर लेना, जो हमारा क्लोरीन अणु होता है, क्लोरीन अणु मतलब क्लोरीन देखिए हमारा Cl होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं Cl। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा कि क्लोरीन अणु जो होता है इसमें जो उपस्थित आबंध होता है ये कौन सा होता है इसमें। तो इसमें आबंध जो पाया जाता है वो एकल सह संयोजक आबंध यानी फिर बंध होता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको आगे एक और प्रश्न रह गया 20 नंबर, उसको बताऊंगा और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, आपका प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि एसिटिक अम्ल जो होता है हमारा, एसिटिक अम्ल क्या होता है बताइए, सभी लोग बताइए कमेंट करके। चलिए इसका ऑप्शन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है और जो भी कमेंट करेगा उसकी कमेंट को मैं पर्सनली इस दिल वाले इमोजी के साथ लाइक करूँगा। ठीक है, और जो एक अच्छा प्यारा सा कोई भी मोटिवेशनल थॉट लिखेगा ना, उसकी कमेंट को मैं एक लाइक भी करूँगा और साथ में उसकी कमेंट में मैं कुछ रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, तो बस आपको कमेंट करना है इसका राइट ऑप्शन क्या है, और अगर आप मोटिवेशन स्टोरी कोई मोटिवेशनल कोई लाइन लिखेंगे तो मैं आपको कमेंट में कुछ रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टूडेंट आपके देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन। क्या स्टार्ट होते हैं? वर्णनात्मक क्वेश्चन। अब देखिए ये जो हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चन होते हैं ना, वर्णनात्मक क्वेश्चन, ये भैया आपके बोर्ड परीक्षा में टोटल पूछे जाते हैं कितने नंबर के? ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 50 नंबर के। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है ना, सबसे ज़्यादा ध्यान वो आपको इन क्वेश्चन को देना है। कोशिश आपको ये करनी है कि आपके क्वेश्चन में 50 में कम से कम यहाँ से 48 नंबर आएँ, कम से कम 48 नंबर आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको 50 में 50 लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनको आपको तैयार कर लेना है। इनको एक बार तैयार करना है और 2 बार कम से कम इनका आपको घर में रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाएं जो दे रखी हैं इस पर आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, और दोनों ही जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है समजाति श्रेणी क्या होती है, इसको उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसको उदाहरण देकर समझाइए। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देख लो, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे कि सजातीय श्रेणी या फिर समजातीय श्रेणी क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए, या फिर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन, और दोनों अगर तैयार कर लोगे तो 4 नंबर आपकी बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे एकदम। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है IUPAC। देखिए IUPAC में क्या होता है कि आपको कुछ यौगिक दे दिए जाते हैं। ठीक है, यौगिक दे दिए जाते हैं। ठीक है, उनका आपको क्या लिखना पड़ता है? IUPAC नाम, IUPAC ठीक है नाम लिखना पड़ता है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं तो देखिए सबसे पहला IUPAC नेम आपका दे रखा है CH3CHCH2, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा वो आपको बताना है। इसके बाद दूसरा दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड में CH, डबल बॉन्ड में CH, सिंगल बॉन्ड में CH3, इसका IUPAC नाम क्या होगा वो आपको बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, गूगल से, डाउबनेट से या फिर यूट्यूब से ढूंढ करके इनका आंसर स्वयं से आपको करना है। ठीक है, केवल मेरा जो कर्तव्य है कि आपको जितना हो सके उतने महत्वपूर्ण प्रश्न देना है और जितना हो सके मॉडल पेपर के जरिए देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आप नोट करेंगे 3rd नंबर की CH2 डबल बॉन्ड में CH, सिंगल बॉन्ड में CH, डबल बॉन्ड में CH2। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार ये 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर बार बोर्ड एग्जाम में। IUPAC ये 4 आपको जरूर तैयार करके जाने हैं। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है HCOOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड का कोई एक IUPAC, और इस एल्डिहाइड का IUPAC क्या है, इसका नाम क्या है, आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये 4 IUPAC नेम आपको बिल्कुल भी भूल करके छोड़ के नहीं जाने हैं, इनको जरूर तैयार करके जाना है भाई। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd की, तो 3rd में भी 2 क्वेश्चन आए हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, जिनको तैयार कर लोगे तो भैया 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लोगे, हर बार आता है एग्जाम में। इसके बाद आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, इसको भी आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है ना 6 नंबर में पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एसिटीकरण अभिक्रिया से आया है। और एसिटीकरण अभिक्रिया मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं करूँगा कि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लो। ठीक है, इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसिटीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। और इसके बाद जो एथिल एसीटेट होता है ना, इसकी जल के अपघटन की अभिक्रिया आपको लिखनी है, यानी एथिल एसीटेट की जल की अपघटन की जो अभिक्रिया आपको वो लिखनी है। और ये जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, इसके कुछ मुख्य उपयोग होते हैं, उसको भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। बहुत सारी चीज़ें नहीं, कम से कम 4 चीज़ें तो मिनिमम पूछी ही जाती हैं, जिनको आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना है भाई। इसके बाद मैं आगे के क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। तो अभी आपने क्वेश्चन देखा था एसिटीकरण अभिक्रिया वाला। ठीक है, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन, यानी वो जो आपका 6 नंबर का एसिटीकरण वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो ना, तो आपको क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में रासायनिक समीकरणें पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं, रासायनिक समीकरणें पूछी जाती हैं। और ये आती हैं सीधा क्या होता है जब करके, यानी क्या होता है जब ऐसे पूछी जाती हैं। तो भैया ये जो 5 या फिर 6 जो आपको दिख रही है ना, इनको आपको तैयार कर लेना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली पूछी गई है कि जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, ये सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। दूसरी पूछी गई है कि एथिल अल्कोहल जो होता है, जब ये NaOH से क्रिया करता है, या फिर जब NaOH के साथ जब एथिल अल्कोहल को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल जब अम्ली K2Cr2O7 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। इसके बाद 4 नंबर है कि एसिटिक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। और 5 नंबर कह रहा है कि जब एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो इस तरीके से ये 6 जो आपकी रासायनिक समीकरण है ना, इनको आपको नोट कर लेना है। और इन सारी के सारे को आपको नोट करने के बाद कम से कम 2 बार इनका घर में प्रैक्टिस करना है, लर्न कर लेना है और इसका रिवीजन भी कर लेना है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आती हैं। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। आगे जो अगर मैं बात करता हूँ, आगे आपका अगला उपखंड पूछा गया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अपनी नज़रों को डालेंगे ना, तो यहाँ पर जो हमारा पूछा गया है वो है बायोलॉजी। यहाँ पर हमारी बायोलॉजी पूछी गई है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे और तैयार करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है, और बायोलॉजी का ये हमारा पहला प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर में पूछा गया है कि हृदय क्या होता है, इसका कार्य आपको बताना है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने हृदय का कार्य बता दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लसिका और रक्त में 2 अंतर अगर आपने बता लिए तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि जो स्वपोषी पोषण होता है और जो हमारा विषम पोषी पोषण होता है, इसमें क्या अंतर होता है। ये दोनों में अगर आपने कम से कम 1 या फिर कम से कम 2 अंतर बता दिए ना, तो 2 नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 अंतर बताने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। तो आपको मिनिमम 2 बताने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 बता सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न तैयार करोगे तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ना, वो 4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको 4 नंबर देकर जाते हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके फिक्स हैं एकदम। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है और दूसरा भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत आसान हैं। ये वाला स्वपोषी पोषण से पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो क्या हैं और इसके सही उत्पाद क्या है, आपको वो बताने हैं। इसके बाद जो हमारा पाचन होता है ये क्या होता है, और मनुष्य में पाचन तंत्र जो होता है इसका नामांकित चित्र आपको बना करके बताना है। ठीक है, नोट कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को और बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार जरूर कर लेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर, पहला प्रश्न 2 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 2 नंबर का, टोटल 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है।
जिसमें सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आया क्योंकि पादप हार्मोन क्या होता है इसको बताना है, यानी पादप हार्मोन हमारा क्या होता है इसको आपको बताना है परिभाषा के रूप में या फिर समझाना कैसे भी करके। इसके जो दो पादप हार्मोन होते हैं उनके आपको नाम भी लिखकर बताने हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे के क्वेश्चंस की, ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं बता चुका था, आगे 2 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम लोगों का है यहाँ पर कि जो इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसका आपको नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज जो होता है, इंसिपिडस रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इंसिपिडस जो रोग होता है ये किस हार्मोन की कमी से होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो हमारा रोग होता है ये किस हार्मोन की कमी से होता है आपको ये बताना है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने बता दिया, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हो कि भाई वो जो 3 क्वेश्चन है मैं नहीं करना चाहता, तो वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री की तरह एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि एक अगर आप तैयार कर लोगे तो 6 नंबर आपको देकर जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है इसको समझा दीजिए एकदम अच्छे से। लगभग 2 पन्ने का क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको कर लोगे तो 6 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे बायोलॉजी समाप्त हो चुकी है, केमिस्ट्री में पहले ही समाप्त कर चुका था। और अब जो यहाँ पर हमारा पूछा गया है ना वो है उपखंड गा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भैया तो यहाँ पर आपकी जो पूछी गई है ना वो हमारी है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और बात करेंगे। तो देखोगे सबसे पहले अगर हमारा जो पूछा गया है ना वो हमारा यहाँ पर आया है डेरिवेशन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारा सबसे पहला, ठीक है, डेरिवेशन ही आया है। तो पहला डेरिवेशन से संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई और ए मोटाई के तार का प्रतिरोध हमारा 4 ओम है और इसी पद्धति के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L2 और मोटाई 2a कर दें। तो ये डेरिवेशन हमारा नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो हमारा है ये न्यूमेरिकल है, ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में, तो भाई ये आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अथवा में देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो भैया ये न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। ये जो आपको 4 लाइनों का न्यूमेरिकल दे रखा है आप इसको कर सकते हो, इसको 4 नंबर आपको मिलेंगे करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी विद्युत इस्त्री का मतलब होता है प्रेस, ठीक है। तो घर में जो हमारी प्रेस होती है ना जिससे हम कपड़े को इस्त्री करते हैं, तो किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन है, अधिकतम तापन की जो दर है ना लगभग 840 वाट है, इसकी दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है। 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती थी जब तापन की दर निम्नतम थी। यदि विद्युत स्रोतों की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा का प्रतिरोध का मान परिकलन कीजिए। तो विद्युत धारा का भी मान ज्ञात कीजिए और प्रतिरोध का भी मान ज्ञात कीजिए। जब 840 हमारा वो वाट था और जब हमारा 360 वाट था, तो दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना है, एक विभवांतर लेना है और विद्युत धारा का मान और प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ऐसा एक न्यूमेरिकल भाई हर साल आता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर भी 4 नंबर के भाई 2 क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2 विद्युत लैंप हैं हमारे कोई विद्युत लैंप दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से एक का अनुमतांक कितना दे रखा है 100 वाट, इसका अनुमतांक कितना दे रखा है 100 वाट, ठीक है, यानी इसमें P1 बराबर हमारा 100 वाट दे रखा है। और इस पर जो अगर मैं बात करता हूँ V तो हमारा 220 वोल्ट है। इसके बाद दूसरा हमारा जो बल्ब है ना, इस पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसका अनुमतांक यानी इस पर जो हमारी शक्ति है ना वो दे रखी है 60 वाट, ठीक है। और इसके लिए भी जो हम V यूज़ कर रहे हैं ना, P2 कर लो आप लोग, इसके लिए जो हम V यूज़ कर रहे हैं वो 220 वोल्ट रहने वाली है। ऐसी कंडीशन में विद्युत मास में कितनी धारा ली जाती है, यानी विद्युत जो हमारा मेंस है
इससे कितनी धारा ली जाती है आपको वो बताना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आपको धारा आई का मान ज्ञात करना है वो आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को गूगल से ढूंढ करके, डाउबनेट से ढूंढ करके ज़रूर तैयार कर लेना। ऐसा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो भैया अथवा में देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं अथवा में, तो अथवा में देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है कि प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और दोनों संयोजन में निष्कर्ष लिखिए। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों के सूत्र की बात करें तो होता है F बराबर में, ठीक है, F1 प्लस में F2 बटे में डॉट डॉट इनफाइनाइट, F इनफाइनाइट तक की। इसको आप क्या कर दोगे, इसका आप व्युत्क्रम कर दोगे, यानी 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस F2, ठीक है। प्रतिरोध पूछा गया तो F नहीं होगा, R होगा, R1 प्लस R2, ठीक है, मैं F लिखा था। तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट R इनफाइनाइट, तो ये आपका श्रेणी क्रम के लिए होता है। और अगर आप 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2, ठीक है, प्लस में 1/R3 और डॉट 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 1/R इनफाइनाइट तक देखोगे तो ये आपका समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे वो आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लो, ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी डेरिवेशन का क्वेश्चन है, यानी ये पहला हमारा डेरिवेशन का क्वेश्चन है। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप करके छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए भैया, इसके बाद आपके दो क्वेश्चन आते हैं जो कि भाई बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखिए और प्रयोगशाला में सत्यापित करने के लिए आवश्यक परिपथ बनाइए। यानी आपको पता होगा कि ओम के नियम के लिए इस तरीके का एक परिपथ बनता है, ये V होता है, ये I होता है, और हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इसको आपको प्रूफ करके बताना है कि धारा व विभव के बीच, यानी धारा जो होती है